हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजस्थान के मुख्य सचिव डीबी गुप्ता जी। उनसे हम सीधे बातचीत करेंगे। डीबी गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। देश कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है, एकजुट है। यूपी, बिहार, राजस्थान में कई राज्यों में बड़े बड़े फैसले लिए गए। दिल्ली में कंटेनमेंट जोन तय किए जा रहे हैं। आपसे पहला सवाल तो यही है कि राजस्थान में भीलवाड़ा जिस तरीके से एपी सेंटर बना था, भीलवाड़ा में क्या रणनीति रही, किस तरीके से काबू पाया गया भीलवाड़ा में स्थिति पर, जो अब रोल मॉडल के तौर पर भीलवाड़ा को देश में पेश किया जा रहा है? जी हाँ, जैसा आपने कहा, भीलवाड़ा क्योंकि शुरुआती दौर में जब ये सबसे पहले सामने कोरोना वायरस की बात आई थी, उसी समय इसमें भीलवाड़ा के अंदर पर्टिकुलर बांगड़ हॉस्पिटल में डॉक्टर थे जो कि इन्फेक्ट हुए और उन्होंने बहुत सारे रोगियों को, काफ़ी प्रसिद्ध डॉक्टर थे, तो बहुत पेशेंट्स को भी देखा और हॉस्पिटल के स्टाफ भी उनसे संपर्क में आया। उसकी वजह से बहुत ये तेज़ी से वहाँ पर बढ़ा और इनिशियली 20s तक वो केसेस, जब बहुत देश में कम नंबर था, भीलवाड़ा एक हॉटस्पॉट की तरह से सामने आया। लेकिन जैसे ही सामने आया उस समय तक बहुत स्ट्रेटेजीज जो आज तो थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन हो गई हैं, उस समय तक उतनी क्लैरिटी नहीं थी। लेकिन भारत सरकार, ICMR और हमने राज्य सरकार के स्तर पर जो भी उस समय हमको उचित लगा, उसके हिसाब से हमने कई निर्णय लेने शुरू किए। सबसे पहले तो जो भीलवाड़ा का म्यूनिसिपल एरिया था उसको सील किया गया ताकि ये किसी तरह से वायरस आगे नहीं बढ़े। इवन म्यूनिसिपल एरिया से रूरल एरिया में विद इन भीलवाड़ा भी उसको पूरे बॉर्डर्स को सील करके जाना मना कर दिया गया। दूसरा, फिर हमने हर घर का वहाँ पर सर्वे कराया और आपको ये बताना चाहूँगा, लगभग 32 लाख लोगों का सर्वे म्यूनिसिपल एरिया के अंदर हुआ और फिर पहले म्यूनिसिपल एरिया में, बाद में रूरल एरिया में, पूरा मिला के 32 लाख लोगों का इसमें सर्वे किया गया। एक एक व्यक्ति को जो कि उन डॉक्टर के संपर्क में आए थे उनको ट्रेस किया गया और ट्रेस करने के बाद उसकी ट्रेसिंग ट्रेल बना करके उनको सबको आइसोलेशन में, क्वारंटाइन में किया गया। और बहुत सारे लोगों को जो टेस्टिंग से, इसमें जो हमने शुरू में स्क्रीनिंग की थी, उससे जो लोग सामने आए उनको होम क्वारंटाइन भी करने की सलाह दी गई, तो होम आइसोलेशन में भी उनको रखा गया। फिर बाद में हमने सबके टेस्ट वहाँ पर PCR टेस्ट कराए और उनके ट्रीटमेंट का एक प्रोटोकॉल जो हमारे SMS हॉस्पिटल से बना था, उसके आधार पर उनका ट्रीटमेंट शुरू किया गया। उसमें क्लोरोक्विन थी, मलेरिया की दवा, कुछ जो स्वाइन फ्लू पहले राजस्थान में रहा था उसके एक्सपीरियंस से वहाँ जो दवा काम आई थी, और कई और भी मिक्स थे। ICMR की सलाह के साथ उनका ट्रीटमेंट किया गया। कुल मिलाकर के 27 केस भीलवाड़ा में सामने आए और मैं आज ये एक अच्छी खबर देना चाहूँगा कि जितने भी भीलवाड़ा के 27 केस थे वो सारे के सारे नेगेटिव आ चुके हैं। उनमें से बहुत सारे डिस्चार्ज हो चुके हैं और बचे हुए लोग नेगेटिव क्योंकि रिजल्ट्स आ गए हैं, अगले 3-4 दिन में सारे लोग डिस्चार्ज कर दिए। ये आपने एक अच्छी खबर दी, एक जानकारी दी, उत्साह को बढ़ाने वाली। ये तो भीलवाड़ा की बात थी। गुप्ता जी, रामगंज को लेकर मेरा सवाल था कि रामगंज में भी स्थिति बड़ी चिंताजनक बनी हुई है। देश में इसको लेकर बड़ी चिंता है, जिस तरीके से वहां पर मामले सामने आए। जयपुर में ये जगह है, वहां पर परेशानियां क्या रही हैं कि जो भीलवाड़ा का मॉडल है उसे शायद लागू नहीं किया जा सका है वहां पर अभी तक? आपने जो बात कही है वही एक स्थिति है। देखिए, भीलवाड़ा मॉडल अपनी जगह है, उसको ज़्यादातर जगह हम यूज़ कर रहे हैं और जहाँ जहाँ पर हमारे पास चैलेंजेस आ रहे हैं उतने एरिया में हम उस तरह की पॉलिसीज़ कर रहे हैं। अब जैसा आपने कहा, रामगंज एरिया एक वॉल्ड सिटी का कंजस्टेड एरिया है। एक एक घर में 30 से 40 लोग तक रहते हैं। उसमें एक व्यक्ति ओमान से लौट करके आया और वो इन्फेक्टेड था। उसने अपने एक दोस्त को इन्फेक्ट किया और दोनों के घर में मिला के 44 लोग थे। वो सारे के सारे एक संभावित उनमें से आ गए जो कि इन्फेक्ट हो चुके हों, और उनमें से आगे जाकर के रिजल्ट्स जो आए हैं उसमें धीरे धीरे पॉजिटिव केसेस उन दोनों फैमिली से काफ़ी सारे निकल भी आए हैं। तो यहाँ पर क्योंकि वो वाला मॉडल नहीं चल सकता कि हम उनको होम आइसोलेशन में रखें, वहाँ जगह नहीं है, तो उसके आधार पर ये रखा गया कि उनको हमने आइसोलेशन अलग से सेंटर्स बनाए और उनको क्वारंटाइन करके अलग अलग कमरों में मेडिकल हॉस्टल्स में रखा हुआ है और उनके ऊपर निगरानी जारी है। लेकिन अब उतने दिनों में जो शुरुआती दिन थे जिसमें उनके, क्योंकि ये एसिम्प्टोमेटिक केसेस थे, तो वो कई लोगों से उस दौरान मिले
और क्योंकि काफ़ी कंजेस्टेड एरिया है तो उस समय उन्होंने कई लोगों को इन्फेक्ट कर दिया। अब वो धीरे धीरे केसेस लगातार सामने आ रहे हैं और 10, 15, 20 केसेस रोजाना के रामगंज एरिया से निकल के आ रहे हैं। ठीक है डीबी गुप्ता जी, अगर राजस्थान के अलग अलग शहरों की हम बातचीत यहाँ पर करें, भी हमारी पॉलिसी लेकिन जी आप अपनी बात पूरी करें, मैं एक और उसमें क्वेश्चन ऐड कर रहा था। किन जगहों पर कर्फ्यू जैसी स्थिति है, क्या कदम, लोग पैनिक ज्यादा जल्दी हो जाते हैं तो लोगों तक जरूरी सामान और सुविधाएं मिलती रहें ताकि लोग घर से बाहर ना निकलें, इसके लिए क्या राज्य स्तर पर फैसले और व्यवस्थाएं? ये बहुत ही आवश्यक बात है क्योंकि कर्फ्यू में ज़्यादा दिन तक आदमी फिर नहीं रह पाता, बेचैन होता है, उसको एसेंशियल सर्विसेज की ज़रूरत होती है। तो हमने यहाँ पर होम डिलीवरी का कॉन्सेप्ट शुरू किया है। रामगंज में थोड़ा सा हमने बहुत सख्ती कर रखी है, कोई भी गाड़ियाँ जो आती हैं बाहर बाहर से अंदर, उनकी पूरी की पूरी चेकिंग होती है और नॉर्मली हम किसी को भी अंदर से परकोटे के एरिया से बाहर नहीं जाने दे रहे। इवन जो मेडिकल का स्टाफ और एसेंशियल सर्विसेज वाला स्टाफ है उनको भी हमने वहीं तक ही रोका है, उनको अंदर ही हम काम में ले रहे हैं और बाहर दूसरा स्टाफ लगाया है। हमने होम डिलीवरी के लिए ऐप्स बनाए हैं जिसके अंदर कोई भी जना हमारे पास जैसे ही सूचना भेजता है तो हम वहाँ पर डिलीवरी की भी व्यवस्था करते हैं। किराना की शुरू में दुकानें, जो लोकल दुकानें हैं वहाँ पर खुली हुई भी हैं और उनको भी हम रेगुलर, वहाँ के जो दुकानदार और उनके साथ श्रमिक है उसकी रेगुलर स्क्रीनिंग करते हैं। और असली बात यह है कि हम ज़्यादा, क्योंकि ये घरों के अंदर बंद हैं तो इसमें कुक्ड फूड इतना ज़्यादा नहीं चाहिए, ड्राई राशन की बात है और ड्राई राशन लगातार उनको पहुँचाया जा रहा है। किसी प्रकार की हम ये समस्या नहीं आने दे रहे कि उससे पैनिकी होकर के लोग बाहर आएँ, लेकिन अपील लगातार जारी है क्योंकि इसमें शुरू में हमारे साथ उतना, जैसे भीलवाड़ा में शुरू से बहुत कोऑपरेट किया उन्होंने सर्वे टीम के साथ, लेकिन वो स्थिति कमोबेश शुरू में नहीं थी रामगंज में। लेकिन अब पिछले 2 दिन से, खासतौर से कल, तो बहुत अच्छा कोऑपरेशन मिला है और अब हम समझते हैं कि अगर इस तरह से कोऑपरेशन मिला तो एक एक का हमने पूरे एरिया को 30 क्लस्टर्स में बांटा है और हर एक में से 30-30 सैंपल भी हम अलग से भी उठा रहे हैं। तो 900 सैंपल ये और जिसमें सिम्टम्स हैं वो सारे मिला करके लार्ज नंबर पे हम स्क्रीनिंग और टेस्टिंग करेंगे। लॉकडाउन जो चल रहा है केंद्र सरकार के द्वारा, उसको खत्म होने में कुछ दिन बचे हैं। कई राज्यों के द्वारा ये मांग उठी है कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए। ओडिशा ने आज फैसला कर लिया, वहां पर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने फैसला लिया कि 30 अप्रैल तक बढ़ेगा लॉकडाउन। राज्य की ब्यूरोक्रेसी के मुखिया आप हैं, इस नाते आपकी राय क्या है? इसके बारे में हमारे भी इंटरनली बहुत चर्चाएं हो रही हैं। आज भी चर्चा हुई है। 11 तारीख को जब वीसी होगी प्रधानमंत्री जी की सारे मुख्यमंत्रीगण के साथ में, तो एक कंसेंसस बनेगा। तो जो वहाँ से एडवाइजरी आएगी वो अपनी जगह रहेगी, लेकिन निश्चित रूप से कुछ चीज़ें हैं जो हम ये मानते हैं कि इवन केंद्र सरकार को राज्य सरकारों के विवेक पे छोड़ना चाहिए। और कम से कम जो हमारे हॉटस्पॉट्स जहाँ पर कर्फ्यू हैं, जो आज करीब 40 के आसपास जगहों पे कर्फ्यू है, उन जगहों पर तो हम फर्स्ट राउंड में ऐसा प्रतीत होता है कि हम खोलने की स्थिति में लॉकडाउन को नहीं आएंगे। तो उन जगहों पे तो हमको चालू रखना पड़ेगा और ग्रेजुअली ही ये स्टेजेस में लॉकडाउन खुलना चाहिए, क्योंकि कुछ एसेंशियल सर्विसेज और ज़रूरी ऑफिसेज खुल सकते हैं और कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स जहां पर बिल्कुल भी इसका असर नहीं है वहां पर कुछ सोचा जा सकता है। बट इन जनरल एक स्वीपिंग कोई डिसीजन लेना मुश्किल होगा। स्थानीय आवश्यकताओं के हिसाब से ही उनको स्टेजेस में लेना होगा। डीबी गुप्ता जी, कुछ उद्योगों को खोलने की अनुमति आपने दी है, आप लोगों की ओर से दी गई है, ये किस रणनीति के तहत और इसको लेकर जो प्रोसेस या फिर स्ट्रेटजी क्या है? इसमें कुछ तो हमारे पास एडवाइजरीज एसेंशियल सर्विसेज से जुड़ी इंडस्ट्रीज की भारत सरकार से भी आई थी और हमने लोकल लेवल पे भी उसका काफ़ी आकलन किया है। और जितनी भी इस तरह की एसेंशियल सर्विसेज हैं, चाहे वो दवाइयों से जुड़ी हुई, चाहे हमारी दैनंदिन जो आवश्यकताओं की चीज़ है उससे जुड़ी हुई, इवन सैनिटरी से जुड़ी हुई, ये सारी चीज़ों को तो हमने इमीडिएटली परमिशन दे दी है। शुरू में हमने एक प्रोसीजर बनाया था कि ऑनलाइन जो भी इंडस्ट्री वाले हैं अप्लाई कर दें और संबंधित कलेक्टर उसमें अपनी रिकमेंडेशन जब भेजते थे उसके विद इन 2 आवर्स हम यहाँ से इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट से परमिशन देते थे। लेकिन हमने अब उसको और आसान कर दिया है और अब इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट की बाध्यता भी हटा दी है और कलेक्टर्स को ही पावर कर दिया है कि वो लोकल
उसमें और जो गाइडलाइंस हैं उसके तहत सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए सारी व्यवस्था कर रहे हैं। ठीक है, लॉकडाउन के कारण एक जो बड़ा बुरा असर होगा वो अर्थव्यवस्था पर होगा, देश में उसका असर होगा, राज्यों पर उसका असर होगा। जाहिर सी बात है राजस्थान इससे अछूता नहीं रहेगा। ये जो जानकारी मिल रही है कि राजस्थान का केंद्र से पूरा हिस्सा नहीं मिल पा रहा है, इसको लेकर आपकी राय, आपके पास क्या रिपोर्ट और जानकारी है, और साथ ही आगे का काम राज्य की अर्थव्यवस्था का वो कैसे चलेगा? देखिए, वैसे इन परिस्थितियों में जब से कोरोना की बात चल रही है तब से हमारी अपने केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ भी बातचीत हो रही है और उसमें उन्होंने काफ़ी कोऑपरेशन रखा है। मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ से तो पूरा कोऑपरेशन हमेशा रहा है। जहाँ तक बात आती है रिसोर्सेज की, रिसोर्सेज का कंस्ट्रेंट केंद्र सरकार पे भी है, राज्य सरकार पे तो भारी रूप से है। हमारी अभी ये फिलहाल इसलिए मांग हो रही है, जो मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा है उसके अंदर उन्होंने कुछ 1 लाख करोड़ की ग्रांट देने की बात कही है, जिसमें से जो भी पॉपुलेशन के बेसिस पे और कोविड का जो एक्सटेंट है उसके प्रपोर्शन के आधार के ऊपर अलग अलग स्टेट्स को बांटा जाए। दूसरी बात ये आ रही है कि जो हमारे पैसे पहले से रुके हुए हैं, अभी भी केंद्रीय जो हमारे टैक्सेस हैं, सेंट्रल टैक्सेस में शेयर हमारा आना बाकी है, अभी जीएसटी का पैसा आना बाकी है, हमारा पुराना सीएसटी का पैसा है वो बाकी है। तो हम अभी तो ये मांग कर रहे हैं कि यदि हमारा जो ड्यू अमाउंट है वही हमें अगर दे दिया जाए तो फिलहाल इस प्रॉब्लम को इकोनॉमिक रूप से हमको टैकल करने में और अधिक आसानी हो जाएगी। जी, डीबी गुप्ता जी, कई जगहों पर वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी गई है जो कर्मचारी हैं, तो इससे सरकारी कामकाज कितना प्रभावित हुआ, काम पर कितना असर पड़ा है? और मुख्यमंत्री ने इस बीच तारीफ भी की है जिस तरीके से ब्यूरोक्रेसी ने राज्य में काम किया है। जी हाँ, देखिए हमारे यहाँ राजस्थान में जब भारत सरकार ने उसको जारी किया था 24 की रात, हमने तो उससे पहले ही राजस्थान में सबसे पहला शायद स्टेट था जिसने ये कदम उठा लिया था और हमने 19 तारीख से ही पार्शियल जो इसमें शटडाउन किया था और 50% स्टाफ को खाली एसेंशियल सर्विसेज को ही हमने रखा था और 22 तारीख से पूरा हमने इसको स्टेट में लागू कर दिया था। 22 को इतना पता नहीं चला क्योंकि पूरे कंट्री में सेल्फ इम्पोज कर्फ्यू वाली बात थी, लेकिन 23 तारीख से हमारा ये लागू हुआ और 24 को हमने और उसमें कड़ाई करते हुए पूरे प्राइवेट व्हीकल्स को भी बैन कर दिया था। तो राजस्थान में इसकी तैयारी पहले से हो गई थी। अब हमने जितने जरूरी डिपार्टमेंट हैं और आईटी से जुड़े हुए जो चीज हो सकती हैं उनको तो वर्क एट होम वाली बात की सुविधा दे रखी है, बट अभी तो एक आखिरी सवाल डीबी गुप्ता जी, कुछ जगहों से वायलेशंस की खबरें आई उदयपुर से और साथ ही सवाई माधोपुर से, जहां पर लोगों ने लॉकडाउन और कर्फ्यू के नियमों का उल्लंघन किया है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कड़ा एक्शन और साथ ही राज्य के लोगों से आपकी अपील किया? बिल्कुल, ये जो डॉक्टर्स और ये टीमें सर्वे के लिए जा रही हैं उनके ऊपर कहीं से भी अटैक करने की खबर आती है और या नॉन कोऑपरेशन की बात होती है, तो मेरी अपील यही रहेगी लोगों से कि ये आपके भले के लिए, आपके परिवार के भले के लिए, आपके समाज के आसपास के लोगों के लिए, प्रदेश के और देश के भले के लिए है। कृपया इसमें कोऑपरेट करें। यदि आपका कोऑपरेशन मिलेगा तो हम जल्दी ही इस समस्या पे काबू भी पा पाएंगे, उसको कंटेन भी कर पाएंगे और जितना जल्दी प्रदेश अपने वापस पुरानी स्थिति पे लौटेगा, नॉर्मल स्थिति पे, उतना ही सबके लिए श्रेयस्कर होगा। ठीक है डीबी गुप्ता जी, हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद करते हैं कि भीलवाड़ा में जिस तरीके से आप लोग कामयाब हुए इस स्थिति को काबू में करने के लिए, धीरे धीरे पूरे राजस्थान में और पूरे देश में कोरोना को लेकर स्थिति काबू में आ जाएगी और बहुत जल्द इस महामारी के खिलाफ जंग को हम जीत जाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। यहाँ पर रुकेंगे ब्रेक के लिए, जल्द